दोस्तों नमस्कार। कई मौकों पर यह सवाल उठा है कि अगर इस देश में सरकार बदल भी जाए तो क्या वास्तव में व्यवस्था बदलेगी? क्या कॉरपोरेट और सत्ता का जो गहरा रिश्ता बन चुका है वो टूटेगा? क्या चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका बदलेगी? क्या नौकरशाही जो इस दौर में खुलकर सरकार के अनुकूल नजर आती है वो स्वतंत्र हो पाएगी? ये सवाल बार बार पूछा गया है, खासकर राहुल गांधी से। और राहुल गांधी ने कई मौकों पर यह कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो वो बख्शेंगे नहीं। यहां तक कि जब उनसे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की उसके बाद भी उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में खुलकर कहा कि वे ये देखने गए थे कि कौन कौन से अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनका इशारा साफ था, सत्ता में आने के बाद जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है। भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा के भीतर क्या वाकई ऐसा संभव है कि कोई सरकार, कोई संस्था और लोकतंत्र के स्तंभ अगर वे लगातार सत्ता के अनुकूल फैसले देने लगे तो क्या व्यवस्था कभी बदली जा सकती है? और उससे भी गंभीर सवाल यह है कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं पहले से इस तरह बनाई जा सकती है कि अगर कल सत्ता बदल भी जाए तब भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई न हो सके जिन्होंने आज सत्ता के पक्ष में फैसले दिए हैं? यही सवाल चुनाव आयोग को लेकर उठा है। संसद के भीतर राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि सरकार ने चुनाव आयोग को एक तरह की इम्यूनिटी दे रखी है, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना लगभग असंभव बना दिया गया है। ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार ही करती है और उनके फैसले पर सवाल उठाने का कोई प्रभावी रास्ता नहीं बचता। तो फिर निष्पक्षता की उम्मीद कहां से की जाए? लेकिन अब मामला यहीं तक सीमित नहीं रह गया है। एक कदम आगे बढ़कर अगर सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहने लगे कि किसी जज के गलत फैसले पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर सवाल उठता है कि जवाबदेही बचेगी कहां? यह कोई काल्पनिक या हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी की है। 2 जजों की पीठ ने यह कहा है कि सिर्फ गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये मामला 2014 का है। मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सूलिया को उस समय बर्खास्त कर दिया गया था। ये बर्खास्तगी हाई कोर्ट द्वारा की गई थी। हाई कोर्ट का तर्क ये था कि एक ही मामले में 2 अलग अलग तरह के फैसले कैसे दिए जा सकते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच हुई और अंततः उन्हें सेवा से हटा दिया गया। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि केवल गलत या त्रुटिपूर्ण निर्णय देने वाला अपने आप में अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता है। यह टिप्पणी अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर गलत फैसले पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो फिर जवाबदेही की व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर हर संस्था अपने लिए सुरक्षा कवच बना ले तो लोकतंत्र से सुधार की गुंजाइश कहां बचेगी? यही वो बिंदु है जहां ये बहस सिर्फ सरकार या विपक्ष की नहीं रहती बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की हो जाती है। और शायद इसी वजह से आज ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या व्यवस्था सच में बदली जा सकती है या फिर बदलाव सिर्फ सत्ता तक सीमित रह गया है? यही वो सवाल है जिस पर देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब जरा 2014 के बाद के दौर को समझिए। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद से अगर आप निचली अदालतों की भूमिका का परीक्षण करें तो कई सवाल अपने आप खड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 का मामला देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा कहे गए एक वाक्य को पूरे मोदी समुदाय से जोड़ दिया गया। निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया, 2 साल की सजा सुना दी गई, उनकी संसद सदस्यता चली गई और सरकारी आवास भी छीन लिया गया, यानी एक झटके में सब कुछ। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उस फैसले पर रोक लगी और निचली अदालत का फैसला पलट दिया गया। अब यहां सवाल उठता है, अगर निचली अदालत का फैसला सही था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका क्यों? और अगर फैसला गलत था तो इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी गई? यहीं से यह बहस पहली बार भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर गहराई से सामने आती है। आज एक तरफ चुनाव आयोग है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उसे इम्यूनिटी दी जा रही है, दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था
व्यवस्था का सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि कोई जज गलत फैसला दे दे तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर जवाबदेही बचेगी कहां? अब जरा उस मामले को समझिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में टिप्पणी की। यह मामला मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी से जुड़ा है। मामला आबकारी अधिनियम से जुड़ा था, जहां 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की बरामदगी हुई थी। एक मामले में उसी न्यायिक अधिकारी ने जमानत दे दी, जबकि उसी तरह के दूसरे मामले में जमानत खारिज कर दी गई। इसी विरोधाभास को आधार बनाकर विभागीय जांच शुरू हुई और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। लेकिन जब जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहा कि 27 साल तक बेदाग सेवा देने वाले न्यायिक अधिकारी को ड्यू प्रोसेस का पालन किए बिना हटाना न्याय संगत नहीं था, इस एक आदेश ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, इस दौर में अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं और जिन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर कल को सत्ता बदल भी जाती है तो क्या उन फैसलों के लिए किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई संभव होगी? दूसरा सवाल, क्या अब न्यायिक अधिकारियों को भी एक तरह की इम्यूनिटी मिल गई है कि वो कोई भी फैसला दे, उस पर भविष्य में सवाल नहीं उठाया जा सके? और तीसरा सबसे अहम सवाल, अगर लोकतंत्र के हर स्तंभ को सुरक्षा कवच मिल जाए तो जवाबदेही किससे तय होगी? यही वो बिंदु है जहां हर बहस सिर्फ एक केस या एक जज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर आकर टिक जाती है। और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में देश की राजनीति और लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल वास्तव में कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने साफ तौर पर यह कहा है कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते समय हाई कोर्ट को बेहद सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ किसी गलत आदेश या निर्णय में हुई त्रुटि के आधार पर यांत्रिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे न्यायिक स्वतंत्रता और विवेकाधिकार कमजोर होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट यह संकेत दे रहा है कि विभागीय जांच में तकनीकी खामियां हो सकती है, लेकिन केवल उन्हीं के आधार पर किसी जज को सजा देना सही नहीं है। कोर्ट यह भी कहता है कि यह देखना जरूरी है कि फैसले किस दबाव और किस माहौल में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि प्रशासनिक कार्रवाई के डर से निचली अदालतें कई योग्य मामलों में जमानत देने से बचती है। नतीजा यह होता है कि जमानत याचिकाएं सीधे हाई कोर्ट तक पहुंचती है, जिससे पूरी न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को जिला न्यायाधीशों की दबावपूर्ण कार्य परिस्थितियों को समझते हुए बिना ठोस आधार के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है, ठोस आधार आखिर होगा क्या? क्योंकि निचली अदालतों में कोई भी शिकायत कर सकता है, और अब अगर यह संदेश चला जाए कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो जवाबदेही का क्या होगा? अगला सवाल और गंभीर है। अगर किसी जज के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और सुप्रीम कोर्ट यह माने कि फैसला पूरी तरह गलत था, जैसा कि हाल के वर्षों में कई मामलों में हुआ है, तो क्या फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी? याद रखिए, इस दौर में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ न्यायिक मामलों में जजों को कटघरे में खड़ा किया गया है। यहां तक कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी सामने आए हैं और एक जज के घर से करोड़ों रुपए मिलने की घटना भी देश देख चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी माना कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ झूठी और निराधार शिकायतें होती हैं, और यह भी स्वीकार किया कि इससे फैसलों पर दबाव पड़ता है। लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी होगा कि न्यायिक व्यवस्था नियमों और प्रक्रियाओं पर चलती है। चाहे दीवानी मामला हो, चाहे आपराधिक मामले हो, जमीन का विवाद हो या हत्या का केस, फैसले जांच और सबूतों के आधार पर ही होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि अगर शिकायत झूठी हो तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर शिकायतकर्ता वकील है तो मामला बार काउंसिल को भेज दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जजों के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया को और कठिन बना दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देता। अगर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कदाचार या भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टा साबित होता है तो
तो तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार असहनीय है। लेकिन यहीं पर सवाल दोबारा उसी निचली अदालत के मामले पर लौट आता है, जहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई थी। विभागीय जांच में यह माना गया था कि इस मामले में भ्रष्टाचार के तार जमानत प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। यानी सवाल सिर्फ एक गलत फैसला का नहीं है, बल्कि उस फैसले के पीछे की मंशा और संभावित हिस्सेदारी का था। इसीलिए यह बहस इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ न्यायिक स्वतंत्रता का नहीं है, मुद्दा जवाबदेही और भ्रष्टाचार के बीच संतुलन का है। और यही सवाल आने वाले समय में भारत की न्यायिक व्यवस्था के भविष्य को तय करेगा। ये देश आज एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा है जहां सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं रह गया है, सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में कोई भी सरकार आए, व्यवस्था बदलेगी भी या नहीं। क्योंकि जो तस्वीर उभर रही है वो ये दिखाती है कि फैसले बदलिए या मत बदलिए, लेकिन फैसले देने वाले चाहे नौकरशाह हों, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, इलेक्शन कमीशन हो, यानी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जज, किसी को सजा नहीं होगी। हाल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी दिशा में साफ इशारा करता है। यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि देश ने पहली बार यह देखा कि एक चीफ जस्टिस रिटायर होते ही संसद भेज दिए गए। राज्यसभा में नामांकन हुआ, लेकिन जिस जुडिशियल रिफॉर्म की बात उन्होंने की थी उस पर कभी कोई ठोस सवाल नहीं उठा। सरकार खुद कहती रही है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, एनजेएसी लागू होना चाहिए, जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। लेकिन इसी दौर में कुछ बेहद अहम फैसले हुए। किस जज ने यह तय किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, लेकिन उससे जुड़ा हजारों करोड़ों का लेन देन व्हाइट मनी है। किस जज ने यह मान लिया कि शेयर बाजार में लाखों करोड़ों का खेल सेबी की निगरानी में हो रहा है, इसीलिए सब ठीक है। किस जज ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार के नेशनल सिक्योरिटी वाले तर्क को मानकर फाइल बंद कर दी। किस जज ने राफेल डील पर यह कहकर सवाल उठाने से मना कर दिया कि कीमतों पर बहस से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। किस जज ने मान लिया कि महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक थी, शिवसेना का टूटना गलत था, लेकिन फिर भी सब कुछ जस का तस रहने दिया। किस जज ने बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर पर सुनवाई टालते टालते पूरा चुनाव निकल जाने दिया, और जब वही एसआईआर 12 राज्यों में लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। नतीजा यह है कि हर चीज सत्ता के अनुकूल जाती दिखी, विपक्ष हाशिए पर चला गया। अगर इसी तर्ज पर सब कुछ चलता रहा तो सरकार भले जनता बदल दे, लेकिन सिस्टम नहीं बदलेगा, क्योंकि इस दौर के अधिकारी, इस दौर के नौकरशाह, इस दौर की संस्थाएं सब सुरक्षित कर दी गई है। संजय मिश्रा का उदाहरण सामने है। ईडी में एक अधिकारी को एक के बाद एक कई एक्सटेंशन मिले, फिर पीएमओ पहुंचा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सवाल उठे, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। यही इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। नाम मांगे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ सिस्टम के भीतर सुरक्षित कर दिया जाता है। यही वो व्यवस्था है जो आने वाले वक्त में किसी भी राजनीतिक बदलाव को बेमानी बना सकती है, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिससे आज देश जूझ रहा है। ईडी ने 125 पॉलिटिशियनों के नाम दिए, लेकिन न सजा हुई, न जेल, न कार्रवाई। तो सवाल यह है, कल को अगर फाइल खुलेगी तो किसकी खुलेगी और कौन खोलेगा? क्योंकि जिस रफ्तार से नियम, कायदे और कानून बदले जा रहे हैं, उन्हें देखने, परखने और रोकने वाला अब बचा कौन है? क्या अब हालात यह है कि सरकार ने हर जज को मुक्त कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि कोई भी जज कोई भी फैसला दे सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? बाकी प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं। 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित, 60-70 हजार सुप्रीम कोर्ट में ही पड़े हैं, यानी उस दिशा में देखने का मतलब ही खत्म है। अब इलेक्शन कमीशन को देखिए, पहली बार किसी राज्य में 18% से ज्यादा वोट काट दिए गए। मतलब ये मान लिया जाए कि इतने वोट फ्रॉड थे। अगर बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हो सकती है तो कल यूपी में क्या 80% वोट पड़ेंगे? क्यों नहीं पड़ेंगे? 2,89,00,000 वोट कट गए, फैसला हो गया। अब उस फैसले पर सवाल पूछने का हक भी किसी के पास नहीं है। पहले कहा जाता था कि नौकरशाही कम से कम 7 साल तक संतुलन रखें, लेकिन इस दौर में पुराने नौकरशाहों की फाइलें खोली गई और नए सिस्टम को इस तरह लॉक कर दिया गया कि आने वाली सरकार के रास्ते ही बंद हो जाएं।
और यहाँ दो संस्थाएं सबसे अहम है लोकतंत्र की रीढ़, एक इलेक्शन कमीशन जिसे इम्यूनिटी दे दी गई है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्यायिक श्रृंखला निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, 4 स्तरीय चुनावी प्रक्रिया में सत्ता ने अपने अनुकूल हालात बना लिए हैं। मैसेज साफ है, जो फैसला देना है दे दो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अब 3 बड़े सवाल बचते हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी कहते हैं बख्शेंगे नहीं, लेकिन सत्ता में आए तो क्या होगा? क्या कॉरपोरेट से सब कुछ छीन लिया जाएगा, नेशनलाइजेशन होगा, या फिर वही सिस्टम चलेगा, फिर पाले बदल जाएंगे? और दूसरा सवाल, इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने पर संसद में सवाल उठा, लेकिन न सरकार बोली न आयोग बोला, यानी संसद में उठे सवाल भी अब तभी मायने रखते हैं जब सत्ता पर आंच ना आए। तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल, क्या अब जो सत्ता के साथ खड़ा है वो निडर होकर खड़ा हो सकता है? यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, वकील हो, बिजनेस हाउस हो, मीडिया मालिक हो, शेयर बाजार को हिलाने वाले खिलाड़ी हो, हर सेक्टर में क्या सत्ता ने ऐसी गांठ बांध दी है जिसे आने वाली कोई सरकार खोल ही न सके? जब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि गलत फैसला भी सजा का कारण नहीं बनेगा, तो फिर बचता क्या है? यही सवाल है, सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।